नमस्ते बच्चों। आज मैं सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण लेकर के उपस्थित हूँ। समास प्रकरण बीए ऑनर्स संस्कृत तृतीय वर्ष में षष्ठ पत्र के भाग ख के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। सबसे पहले हम समास शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति जानेंगे और उसका अर्थ क्या होता है इसको समझें। तो समास शब्द की व्युत्पत्ति होती है समसनम समासः, अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणे धातु है, दिवादी गण की परस्मैपदी धातु है। अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति ऐसा रूप बनता है। उससे भाव अर्थ में जब हम घय प्रत्यय करते हैं, घय में अ बचता है और यित होने के कारण अत उपधाया सूत्र से उपधा की वृद्धि हो जाती है, तो समास शब्द निष्पन्न होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जब हम समास करते हैं तो दो या दो पद मिल करके एक बनते हैं, तो पद का जो स्वरूप होता है वह संक्षिप्त हो जाता है। पहले दो पद होते थे, अब एक पद हो गया। तो संक्षिप्तीकरण ये अर्थ लिए हुए है समास शब्द। परंतु यह व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है, इसलिए जहाँ कहीं भी संक्षिप्त जैसा कुछ प्रक्रिया दिखाई देगी उस सबको हम समास नहीं कहेंगे, अपितु समास वहाँ होगी जहाँ दो या दो से अधिक समर्थ पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वहाँ समास समझना चाहिए। और जब समास हो जाता है तो क्या होता है, जिन पदों में समास होता है उनकी अपनी अपनी विभक्तियों का लोप हो जाता है। फिर नए सिरे से सामासिक पदों को एक शब्द या प्रातिपदिक मानकर नई विभक्ति आती है, तब वह संपूर्ण पद बनता है। तो समास की ये प्रक्रिया होती है। उसी से संबंधित एक श्लोक व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध है। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, पदानां चैकपद्ये च समासः सोभिधीयते। अर्थात समास हो जाने के बाद स्वतंत्र पद जो थे उनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है। यद्यपि विभक्ति के जो अर्थ हैं उनकी प्रतीति होती रहती है, और पदानाम चैकपद्ये च, जो पदानाम थे, कई पद थे, वे एक पद के रूप में परिणित हो जाते हैं। उसे ही हम समास कहते हैं, वही समास कहलाता है। तो इस तरह से समास शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति और अर्थ। अब देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समास को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको मैंने समास का उदाहरण और उस उदाहरण का विग्रह और फिर निष्कर्ष। जैसे कहा गया, दो या दो से अधिक पदों के मेल से मिलने से जब वो
अलग अलग पद जब एक ही पद बन जाते हैं तो समास होता है, या संक्षिप्तीकरण जहाँ पर हो वो समास होगा। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। अब यहाँ पर राजपुरुषः ये सामासिक पद है, इसका विग्रह करते हैं राज्ञः पुरुषः। ये दोनों स्वतंत्र पद हैं, राज्ञः अलग पद है, पुरुषः अलग पद है। तो इन दोनों पदों का समास होता है। और जब समास होता है का मतलब क्या हुआ, समास होगा, यानी इनकी राज्ञः पुरुषः की समास संज्ञा हो जाएगी, इनका नाम पड़ जाएगा समास। और जब समास हो जाएगा तो उसका अलौकिक विग्रह हम करते हैं राजनगस पुरुषसु। और समास हो जाने के बाद की जो प्रक्रिया है विभक्ति का लोप, इसलिए राजन के आगे जो षष्ठी विभक्ति को बतलाने वाला गस प्रत्यय है और पुरुष के आगे जो सु प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है और बनता है राजन पुरुष। न का भी लोप हो जाता है, राजपुरुष। और फिर उससे राजपुरुष की प्रातिपदिक संज्ञा होती है समास मानकर, कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद फिर से सुविभक्ति आती है और राजपुरुषः, ये दूसरा जो राजपुरुष है उसमें विसर्ग होना चाहिए था, तो राजपुरुषः ये प्रयोग बनता है। यहाँ पर राज्ञः पुरुषः दो स्वतंत्र पद थे, अब राजपुरुष एक ही शब्द हो गया। राज्ञः पुरुषः अलग अलग बोलने पर कठिनाई थी, तो राजपुरुष कर दिया तो थोड़ा संक्षिप्तीकरण भी हुआ, इसलिए ये समास का उदाहरण बनता है। अब यहाँ पर देखिए राज्ञः पुरुषः, ये जो है राजपुरुष शब्द का विग्रह है। राजपुरुष का मतलब क्या है, तो राज्ञः पुरुषः अर्थात राजा का पुरुष, राजा संबंधित पुरुष। तो हम जब समासिक पद का अर्थ बतलाना चाहते हैं तो विग्रह का सहारा लेते हैं। उसी के लिए विग्रह शब्द की मैंने व्युत्पत्ति यहाँ दी है। किसी भी समासिक जो पद होगा उसका हमें पहले विग्रह करना होता है। विग्रह करने से ही पता चलता है कि कौन सा शब्द किस विभक्ति में है। तो विग्रह किसे कहते हैं, उसके लिए एक वाक्य आता है व्याकरण शास्त्र में, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रहः। मतलब ये है कि वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक होगा, वृत्ति के अर्थ को जो बतलाएगा, ऐसा जो वाक्य होगा उसे विग्रह कहेंगे। तो अब वृत्ति क्या है? वृत्तियां 5 हैं। आया है कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। 5 वृत्तियां होती हैं। सबसे पहले कृद वृत्ति है, दूसरी है तद्धित वृत्ति, तीसरी है समास वृत्ति, चौथी है एक शेष वृत्ति और 5वीं है सनाद्यंत वृत्ति। तो इन वृत्तियों में बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे कृत प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनेगा वो कृत वृत्ति के अंतर्गत आएगा और उसका अर्थ बतलाने के लिए हम जो वाक्य का प्रयोग करेंगे वो विग्रह कहलाएगा। उसी तरह से तद्धित वृत्ति। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं समास वृत्ति। तो राजपुरुषः ये सामासिक पद है, इसका अर्थ हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमें एक वाक्य बोलना पड़ेगा
राज्ञः पुरुषः। तब समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर राजा शब्द जो है संबंध को लेकर के है, राजा और पुरुष का स्वस्वामी भाव संबंध बतलाया जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर समास होता है। तो राज्ञः पुरुषः ये लौकिक विग्रह है। अब विग्रह जो है दो तरह के होते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक विग्रह क्या है? लोके भवः लौकिकः, लोक में होने वाले को लौकिक कहेंगे, अर्थात लोक में व्यवहार के योग्य जो विग्रह हैं, अर्थात सामान्य जन जिस वाक्य को समझते हैं वैसा विग्रह करना लौकिक विग्रह कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, तो संस्कृत का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति राज्ञः पुरुषः का अर्थ समझ लेता है कि राजा का पुरुष। और एक अलौकिक होता है, उसी को जब हम विभक्ति के रूप में निर्देश कर देते हैं, विभक्ति का स्वतंत्र लेखन कर देते हैं, तो वो अलौकिक विग्रह बन जाता है। राजन्गस पुरुषसु, ये अलौकिक विग्रह है। इसको हम लोग सामान्यतया व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर उस विभक्ति का जो स्वरूप है उसको हम रखते हैं, इसलिए ये अलौकिक विग्रह है। तो जब भी हम समास करेंगे तो समास होने के बाद पहला काम ये होता है उसकी विभक्ति का लोप करना। तो इसलिए हमें अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह दोनों विग्रह करके दर्शाना होता है। पहले विग्रह से हम सामान्य अर्थ समझ लेते हैं और दूसरे विग्रह से उसकी जो विभक्ति है उसको स्वतंत्र रूप से दिखा देते हैं और फिर उसका लोप कर देते हैं। और लोप करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होती है और फिर वो पद बनता है। तो इस तरह से लौकिक और अलौकिक विग्रह के बाद हम समास करते हैं और उसके बाद भक्ति का लोप करके, और फिर अगर कोई कार्य बीच में बचा हुआ तो उसका भी समाधान करके और फिर दोनों पदों से, समस्त पद से विभक्ति लाते हैं, सुप इत्यादि, और फिर उसी पद संज्ञा करके पद बनाते हैं। अब ये समास का प्रयोजन क्या होता है? तो जैसा कि पहले बताया गया कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को ही समास कहते हैं। तो उसका प्रयोजन यही है, समास का प्रयोजन यही है। समासस्य प्रयोजनम एक पद्यम, एक पद हो जाना, ये समास का प्रयोजन है, पहला प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन। और दूसरा प्रयोजन है एक स्वरियंच, दो स्वतंत्र पद हैं, उनका जो छंद में स्वरों का जब विधान होता है तो पदों के आधार पर स्वर निर्धारित किए जाते हैं। जब ये सामासिक पद बन जाते हैं, एक पद बन जाते हैं, तो उनके स्वर में अंतर आ जाता है। तो एक स्वर करने के लिए, स्वर विशेष को करने के लिए भी समास किया जाता है। तो इस तरह से राज्ञः पुरुषः ये समास का उदाहरण बनता है। अब समास प्रकरण का जो पहला सूत्र है वह है समर्थः पद विधि। यह परिभाषा सूत्र है और परिभाषा सूत्र का काम है अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियम में जहाँ नियम किया जाए, जहाँ कोई नियम न हो वहाँ पर नियम किया जाए कि नहीं इसको ऐसे होना चाहिए, वही परिभाषा कहलाता है। तो समास कहाँ हो, किनके बीच में हो, इस तरह करके कोई नियम नहीं था। तो ये परिभाषा सूत्र आया, समर्थः पद विधि। ये जो समास है वह पद विधि है, क्योंकि पदों के मध्य होने वाला यह कार्य है
इसलिए इसको पद विधि कहेंगे। पदों के मध्य होने वाले और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यहाँ जो समास हम कर रहे हैं यह भी एक पद विधि है, क्योंकि पदों के बीच में होता है। तो पद विधि समर्थः, समर्थ की होनी चाहिए। इसकी वृत्ति से और अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। वृत्ति लिखते हैं, पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बुद्ध्य। पद से संबंधी जो विधि है, विधि का क्या तात्पर्य है? विधि से तात्पर्य है विधीयते इति विधि, जिसका विधान किया जाए। वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का जो अर्थ होता है वो करने अर्थ में होता है। तो यहाँ विधीयते, विधि का अर्थ है कार्य। किसका कार्य? पदस्य विधि पद विधि, अर्थात पद का कार्य। तो जो पद का कार्य है, पद विधि, वह कैसा होगा? तो समर्थः, समर्थ शब्द का आश्रित में लक्षणा करके समर्थाश्रितः, अर्थात समर्थ के आश्रित होगा। दो पदों में समास तभी होगा जब दोनों पद समर्थ होंगे, एक दूसरे से जुड़ने का उनमें सामर्थ्य होगा। जब तक सामर्थ्य नहीं होगा तब तक ऐसे ही किसी पद को, वाक्य में आए हुए पदों में आप समास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राज्ञः पुरुषः, ये जो प्रयोग बनता है राजपुरुषः, यहाँ दोनों पदों में एक संबंध है, स्वस्वामी भाव का संबंध है। राजा स्वामी है, पुरुष उसका सेवक है या उसका कर्मचारी है। तो इन दोनों में स्वस्वामी भाव संबंध होने की वजह से दोनों पदों में जुड़ने का सामर्थ्य है, इसलिए ये जुड़ जाते हैं। और फिर समास हो जाता है, षष्ठी समास। अगर पदों में सामर्थ्य नहीं होगा तब समास नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए, भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य। अब भार्या राज्ञः, राजा की पत्नी, और पुरुषो देवदत्तस्य, देवदत्त का पुरुष। अब यहाँ पर कहें कि आप राज्ञः और पुरुषः में समास कर देंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राज्ञः और पुरुषः है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध हैं, किसी तरह का कोई संबंध ही नहीं है। राजा की पत्नी और देवदत्त का पुरुष, कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ के राज्ञः और पुरुषः में समास नहीं हो सकता है। तो समास होने के लिए पदों में सामर्थ्य का होना जरूरी है। अब सामर्थ्य किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो सामर्थ्य जो है दो तरह के माने गए हैं। पहला है व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और दूसरा है एकार्थी भाव सामर्थ्य। तो जो व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य होता है वह वाक्यों में पाया जाता है। वाक्यों में जो एक पद दूसरे पद से संबंध रखते हैं वहाँ उनका व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य होता है, तभी वो मिलकर के वाक्य का अर्थ प्रदान करते हैं। अगर वाक्य में अपेक्षा न हो, आकांक्षा न हो, एक पद का दूसरे के पद के प्रति आकांक्षा अगर नहीं होगा तो वाक्य बन ही नहीं सकते हैं। केवल आप रामः कहें तो जिज्ञासा बनी रहेगी कि क्या रामः, क्या कहना चाहते हैं। जब आप कह देते हैं रामः पठति, तब ये पूरी जिज्ञासा पूर्ण होती है जिज्ञासा। तो यहाँ पर रामः और पठति में
आकांक्षा का निवारण होता है। तो आकांक्षा रहित ही वाक्य होता है। तो यहाँ रामः पुस्तकम पठति, ये एक दूसरे के अपेक्षा भाव से जुड़े हुए हैं, आकांक्षा है इनमें, और इस वजह से यह पूरा वाक्य बन पाता है। तो यहाँ का जो सामर्थ्य है, वाक्यों में जो सामर्थ्य होता है वह विपेक्षा भाव सामर्थ्य होता है। और दूसरा जो सामर्थ्य है वह एकार्थी भाव सामर्थ्य है। एकार्थी भाव से तात्पर्य ही है एक मिल करके एक अर्थ को बतलाने का सामर्थ्य। जब एक ही अर्थ को बतलाने में दो या दो से अधिक पद समर्थ होते हैं, तब वैसे सामर्थ्य को हम कहते हैं एकार्थी भाव सामर्थ्य। और वह सामर्थ्य सामासिक पदों में ही होता है। राजपुरुषः में राज्ञः पुरुषः अपना स्वतंत्र अर्थ न दे करके दोनों का मिला जुला अर्थ निकलता है राजपुरुष। तो ये यहाँ पर एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है, और एकार्थी भाव सामर्थ्य में ही समास हो पाता है। जहाँ जहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य होगा वहाँ समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब अगर एकार्थी भाव सामर्थ्य होने पर आपने समास कर दिया, तो समास होने के बाद उसके साथ फिर और कोई पद जुड़ नहीं पाता है, अर्थात उसका कोई विशेषण सामान्यतया नहीं बनता है। महाभाष्य की एक उक्ति है, सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न। अर्थात विशेषणानां वृत्तिर्न, जो विशेषण होते हैं उनका आपस में वृत्ति नहीं होती है, उनका आपस में समास नहीं होता है। और दूसरा कहते हैं वृत्तस्य वा विशेषण योगो न, और जो सामासिक पद हैं उनके साथ भी विशेषण का संबंध नहीं बन पाता है, विशेषण शब्द नहीं लग पाता है। ये एक सामान्य नियम है। इसीलिए अगर आपने राजपुरुषः कह दिया तो फिर उसमें ऋद्धस्य राजपुरुषः नहीं कह सकते हैं, अर्थात समर्थ राजा का यह पुरुष है। ऐसा करके आप ऋद्धस्य का संबंध राजा के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, और न ऋद्धस्य का संबंध पुरुष के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि राजपुरुषः यह एक स्वतंत्र पद हो गया। अब इसके साथ विशेषण संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य सापेक्ष होते हैं, जिनकी अपेक्षा बनी ही रहती है, समास होने के बावजूद भी उनकी अपेक्षा बनी रहती है। वैसे शब्दों के साथ तो विशेषण लग जाता है। जैसे देवदत्तस्य गुरुकुलम। अब यहाँ पर देवदत्त का गुरुकुल, अब गुरुकुल में समास पहले हो रखा है, गुरुणाम कुलम गुरुकुलम। उसके बावजूद भी यहाँ नित्य सापेक्ष गुरुकुल शब्द होने की वजह से देवदत्त के साथ उसका फिर से समास हो पाता है, या इस तरह का प्रयोग बन जाता है। तो दो तरह के सामर्थ्य हैं, समास में एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। अब समास प्रकरण का जो पहला सूत्र है, समास विधायक शास्त्र, वह है सहसुपा। और इसके पहले एक अधिकार सूत्र आता है प्राक् कडारात् समासः, अर्थात कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् समास इत्यदि क्रियते। एक सूत्र आएगा कडाराः कर्मधारये। इस सूत्र के पहले पहले जो भी सूत्र आएंगे वह समास के अधिकार में कहलाएंगे।
वह समास प्रकरण के कहलाएंगे। इसलिए समास प्रकरण, समास का यह अधिकार कडारः कर्मधारय इस सूत्र तक जाएगा। तो सह सुपा, ये जो पहला समास विधायक शास्त्र है, इसका योग विभाग किया जाता है। योग कहते हैं सूत्र को, और उसका विभाग करके विशेष अर्थ की प्रतीति कराई जाती है, विशेष प्रयोजन की सिद्धि की जाती है। तो सबसे पहला जो सूत्र बनता है वह है सह। तो सह का क्या अर्थ होता है? सह का अर्थ होता है सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, अर्थात सुबंत का समर्थ के साथ समास होता है। जो भी सुबंत पद है उनके साथ यदि कोई सामर्थ्यवान पद है जुड़ने लायक, तो उनका समास हो जाता है। अब कहते हैं योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः। अब देखिए योग विभाग करना क्यों पड़ता है, क्या ज़रूरत है योग विभाग करने की, सूत्रों का विभाग करने की क्या ज़रूरत है। सह सुपा आया है तो ऐसे ही जो उसका अर्थ निकलता है उसके आधार पर होना चाहिए, फिर भी योग विभाग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो कहते हैं इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात्, इष्ट की सिद्धि की जाती है। इष्ट की सिद्धि करने के लिए हम योग विभाग करते हैं। तो जब इष्ट की सिद्धि के लिए योग विभाग करते हैं तो कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः। तो सह जो ये सूत्र का जो हमने योग विभाग किया है, सह जो हमने एक सूत्र बनाया है योग विभाग करके, उसका तात्पर्य ये होगा कि कहीं कहीं तिङन्तोत्तर पद, अर्थात तिङन्त अगर उत्तर पद में होगा तो भी समास हो जाएगा। क्योंकि योग विभाग हम इसीलिए तो किए हैं कि हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। लेकिन यह सुबंत और तिङन्त का जो समास होगा वह सिर्फ छंद में ही होगा, वैदिक प्रक्रिया में ही होगा, लौकिक में नहीं होगा। इसलिए पर्यभूषयत, परि उपसर्ग है और अभूषयत ये तिङन्त पद है, दोनों का सह इस सूत्र से समास हो जाता है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति तो है नहीं, या है तो उसका लोप हो जाएगा, और पर्यभूषयत ये प्रयोग बन जाता है। उसी तरह से अनुव्यचलत, अनु उपसर्ग और वि उपसर्ग पूर्वक अचलत, अचलत यह तिङन्त पद है, तो उसका वी के साथ अनु के साथ सह इस योग विभाग वाले सूत्र से समास हो जाएगा। समास के बाद एक पद बन जाएंगे। यहाँ पर समास करने का तात्पर्य है एक पद बना देना, और एक पद बनाने का जो प्रयोजन है वह विशेष स्वर के लिए समास किया गया है कि कोई खास स्वर हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से पर्यभूषयत और अनुव्यचलत यहाँ पर सह इस योग विभाग वाले सूत्र से समास होता है। दूसरा सूत्र है सुपा। सुपा का अर्थ करते हैं सुप सुपा सह समस्यते। सुप से तात्पर्य है सुबंत, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत पद का समर्थ सुबंत पद के साथ समास होगा, और समास होने के बाद क्या होता है? तो प्रातिपदिकत्वम, समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम, समास होने के बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर प्रातिपदिक होने के बाद क्या होता है? तो कहते हैं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, एतयोः अवयवस्य सुपो लुक् स्यात्। धातु और प्रातिपदिक से संबंधित जो सुप होते हैं उनका लुक हो जाता है। और भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात् भूत शब्दस्य पूर्व निपातः, एक सूत्र है भूतपूर्वे चरट, इसमें भूतपूर्व प्रयोग बनता है।
तो इस सूत्र के निर्देश से भूत शब्द का पहले निपात होगा, पूर्व निपात हो जाएगा, अर्थात पहला प्रयोग हो जाएगा। और इसका प्रयोग बनाते हैं पूर्वम भूतो भूतपूर्वः। उदाहरण है भूतपूर्वः। कैसे बनेगा भूतपूर्वः? तो इसका लौकिक विग्रह कहते हैं पूर्वम भूतः। पूर्वम भूतः ये लौकिक विग्रह हुआ। और अलौकिक विग्रह करेंगे तो पूर्व अम भूत सु। अब यहाँ पर पूर्वम अभूतः ये दोनों क्या हैं? सुबंत हैं। और दोनों शब्द का सामर्थ्य है एक दूसरे के साथ जुड़ने का। वो कह रहा है कि पहले कुछ हुआ है, वह पूर्वभूत है या भूतपूर्व है। तो दोनों का समास हो जाता है सुपा इस सूत्र से। और समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सुप का सुपो धातु प्रातिपदिक से लुप्त हो जाता है। तो पूर्व के आगे जो अम विभक्ति है और भूत के आगे जो सु विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। प्रयोग बनता है पूर्वभूत। अब उसके बाद कहते हैं कि जो पूर्वभूत बना इसमें भूत शब्द का पूर्व निपात होगा। क्यों? किस आधार पर? कोई तो सूत्र है नहीं। तो कहते हैं कोई सूत्र नहीं है, फिर भी भूतपूर्वे चरट यह पाणिनि का सूत्र है जो कहता है कि भूतपूर्व ऐसा प्रयोग बनाया है। तो यहाँ पर भी भूत शब्द का हम पूर्व निपात कर देंगे, अर्थात पहले प्रयोग कर देंगे। तो भूतपूर्व ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद फिर से प्रातिपदिक संज्ञा सु आएगा और रुत्व विसर्ग होकर के भूतपूर्वः यह प्रयोग सिद्ध होगा। तो इस तरह से